Assalamu alaikum students. Today I'm going to discuss the author of Joseph Andrews, Henry Fielding. Henry Fielding ने novel Joseph Andrews लिखा था and it is very important for us to read different aspect of the life of Henry Fielding जो कि हमें हेल्पफुल होंगे इस नॉवल को समझने में. इसलिए आज के इस लेक्चर में आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब और डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेनरी फील्डिंग्स लाइफ और उसका क्या स्टाइल था, उसके क्या सब्जेक्ट्स के थे, उसका क्या थीम था, उसका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था. हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ द नॉवल. सो लेट्स स्टार्ट with the life of the author Henry Fielding. Henry Fielding is considered a very important, very significant personality, a very significant author in English literature. और उसकी significance, उसकी importance is just because of his contribution in English literature. English literature में हेनरी फील्डिंग ने बहुत काम किया था और इसकी कंट्रीब्यूशन जो है एज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, अ प्ले राइटर, थिएटर राइटर, जर्नलिस्ट, ये सब तो है, बट स्पेशली जो इसकी क्रेडिट पे जो बात है दैट ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रियलिस्टिक स्कूल इन लिटरेचर विद सैमुअल रिचर्डसन. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रेडिट है जो हेनरी फील्डिंग ने अचीव किया. सो अब इसकी थोड़ी सी लाइफ देखते हैं. इसकी बर्थ डेट है 22 अप्रैल 1707 एंड डेथ ऑन 8 October 1754. He belongs to an aristocratic family and his father was a very charming personality, Lieutenant General Edmund Fielding. बट जो इसकी लाइफ में मिसहैप आया, फर्स्ट जो एक इसकी लाइफ जो है ना जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इज़ द डेथ ऑफ हिज मदर व्हेन ही वाज ओनली 11 years old. हेनरी फील्डिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ वेल एजुकेटेड पर्सन. उसकी लाइफ में जो बहुत चाइल्डहुड में ही उसकी मदर की डेथ के बाद भी हेनरी फील्डिंग ने अपनी एजुकेशन हासिल की एंड ही हैज़ अ डीप नॉलेज ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू मेक अ लिविंग फॉर हिम. सो उसने अपने इस नॉलेज को अपनी राइटिंग्स में पोर्ट्रे किया, अपनी राइटिंग्स पे यूज़ किया. सो ही बिगेन टू राइट प्लेज एंड फार्सेस फॉर द स्टेज. उसने स्टेज के लिए बहुत सारे प्लेज लिखना शुरू किए एंड सून ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स इन लंदन. उसके बाद जो हम एक और एस्पेक्ट देखते हैं इसके स्टाइल में दैट मोस्ट ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क्स वर सैटिरिकल कॉमेडीज़. सेटायर था, एक तंज था जो आप एक इसको फील कर सकते हैं ना जब एक इंसान की पर्सनालिटी में कोई खला रह जाता है. जब उसकी मदर की डेथ हो गई तो एक बिटरनेस आ जाती है, तो वो चीज़ों को अपनी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटीज़ की वीकनेस को या उसकी स्ट्रेंथ को, तो उनके देखने का एक अंदाज़ अलग होता है. तो उसका जो लिखने का स्टाइल था ना उसमें थोड़ा एक सैटिरिकल इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत डोमिनेट करता था, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी. Fielding mercilessly exposed the corruption, hypocrisy and cruelty of the officials. हेनरी फील्डिंग को, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, कि उसकी राइटिंग स्टाइल में सेटायर बहुत था. और सेटायर क्यों होता है, जब तंज क्यों होता है, जब आप अपनी सोसाइटी के अंदर करप्शन देखते हैं, हिपोक्रेसी देखते हैं, क्रुएलिटी देखते हैं, तो इसका मतलब कि यू हैव द सेंस टू परसीव दैट नेगेटिविटी और आप उसके ऊपर इतने डेयरिंग हैं कि आप उसको बोल सकते हैं, या आप आयरॉनिक वे में बोलते हैं, या आप हंसी मजाक में थोड़ा सा उसको करते हैं, या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंटली उस रियलिटी को दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं. सो हेनरी फील्डिंग ने भी वही किया. ही एक्सपोज्ड मर्सीलेसली द करप्शन, हिपोक्रेसी, क्रुएलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स.
So his play of course caused fear in the government and aroused hatred of the ruling class. हमेशा जब एक रूलिंग क्लास जो एलीट क्लास की करप्शन होती है वो कभी बेयर नहीं कर सकते कि कोई भी उनको एक्सपोज करे. गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से इन 1937 दे प्रिपेयर्ड एन एक्ट. उन्होंने एक एक्ट के तहत एन एक्ट अपेयर्ड अकॉर्डिंग टू विच प्लेस शुड बी ब्रॉट अंडर डायरेक्ट सेंसरशिप. उन्होंने कहा कि इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं, उसको एक मरहले से गुजरना होगा सेंसरशिप के, कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिख सकते. आप जो ऑफिशियल्स हैं, जो एलीट क्लास है, आप किसी को भी डायरेक्ट कोई बात नहीं कह सकते. एक रूल्स उन्होंने बनाए. ठीक है, जैसे अभी हमारे कंट्री में हमारे मीडिया के ऊपर सेंसरशिप होती है कि वो उन्होंने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और उनको इस चीज़ के लिए पूछा जाता है, उनको नोटिस आते हैं. तो इसी तरह एक सेंसरशिप का भी उन्होंने वहाँ पे एक रूल बनाया ताकि हेनरी फील्डिंग को थोड़ा सा उसको लिमिटाइज़ किया जाए, उसके अल्फाज को, उसके जो सब्जेक्ट हैं उनको एक तरह से रोक टोक के लिए ये रूल बनाया गया इन 1937. सो जब हेनरी फील्डिंग की उसकी एलीट क्लास के साथ नहीं बनी, गवर्नमेंट के साथ नहीं बनी, सो ही रियलाइज दैट नन ऑफ हिज प्लेज वुड एवर गेन द अप्रूवल ऑफ वॉलपोल्स न्यू गवर्नमेंट बॉडी. कि उसकी गवर्नमेंट के साथ कभी भी उसकी नहीं बन सकती और कभी भी उसको अप्रूवल नहीं मिल सकता कि वो जो चीज़ लिखना चाहता है, अगर वो एक चीज़ देख रहा है कि वो ठीक नहीं है और वो उसके बारे में उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करी कि आप इसके ऊपर लिखें, तो उसने अपनी पोजीशन बहुत जल्दी रियलाइज़ कर दी. सो ही क्विट द थिएटर, एंटर्ड लॉ स्कूल एंड ग्रेजुएटेड इन 1740. सो ही रिज्यूम्ड हिज स्टडीज़ अगेन यहाँ पर. सो फील्डिंग कुड नॉट राइट प्लेस एंड ही एंडेड अप हिज करियर एज अ प्ले राइटर. और उसने वापस जब ही टुक अप हिज स्टडीज़ ऑफ लॉ, देन ही वॉज मेड अ जज इन 1748. ठीक है, अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करने के बाद उसने ग्रेजुएट किया इन 1740 एंड देन इन 1748 वो एक जज बन गया. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी लाइफ के. So after achieving a significant position in society, after becoming judge, he again started writing. He began his novel writing by attacking Samuel Richardson. And he published his first novel, Joseph Andrews, जिसको हम पढ़ेंगे, जो हमारे कोर्स में शामिल है. This was his first novel, Joseph Andrews, and it was published in 1742. It is a parody of the best-selling novel at the time, Pamela, or Virtue Rewarded by Samuel Richardson, about a virtuous servant girl. सैमुअल रिचर्डसन ने एक नॉवल लिखा पैमेला, जिसके ऊपर एक क्रिटिक दी, इसने एक सटायर वर्क दिया विद द नेम ऑफ जोसेफ एंड्रियोज. और इनका कनेक्शन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे वाइल रीडिंग दिस नॉवल. सो इस टाइम जो बात आपके समझने की है, दैट ही हैज़ स्टार्टेड राइटिंग हिज नॉवल बाय अटैकिंग सैमुअल रिचर्डसन्स पैमेला. ठीक है. And his work, Joseph Andrews, is followed by Jonathan Wild the Great, Tom Jones, and his masterpiece, Amelia, his last novel. Student, as I told you earlier that Henry Field has a great contribution throughout, not only in literature but also in his social life. उसने अपनी social life के लिए भी कुछ better इक़दामात किए. ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, कि उसने अपनी सोसाइटी में जो करप्शन एक्सपोज की वो सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं थी. ठीक है, ही इज़ नॉट एट ऑल अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड ही holds a place in the history of law enforcement. उसने कुछ ऐसे इक़दामात किए कि आज भी हिस्ट्री में उसको याद रखा जाता है. He
holds a place in the history of law enforcement, having used his authority as a magistrate to found the Bow Street Runner. बाउ स्ट्रीट रनर आपको थोड़ा सा समझा दूँ, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट से इसका लिंक है, जैसे आज की सोसाइटी में फोर्सेस बनाई जाती हैं डिफरेंट, जैसे डॉल्फिन है वो डिफरेंट मॉनिटरिंग करती रहती है डिफरेंट एरियाज़ की कि कहीं पे कोई क्राइम तो नहीं हो रहा। तो ये इन्वेंशन बेसिकली हेनरी फील्डिंग की थी। उसने एक बाउ स्ट्रीट रनर एक फ़ोर्स बनाई थी जो कि फुली फंडेड थी, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया था। ये बेसिकली this force originally numbered in the 6 men and it was found in 1749 by Henry Fielding. Bow Street Runner was basically a public nickname for the officers जिनको एक fully uniform या उनकी जो appearance थी वो पुलिस से हटकर थी, but they are जैसे हमारे जो ये काउंसल्स बनती हैं, डिफरेंट यंगस्टर्स को ट्रेन किया जाता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपने किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है, उनको फर्स्ट एड देनी है। इसी तरह उसने एक बाउ स्ट्रीट रनर एक इमरजेंसी फोर्स बनाई थी जिसको पुलिस से हटकर कुछ जॉब दी गई थी, लेकिन वो थी मॉनिटरिंग की और वहाँ पे लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाता था, क्राइम को, एक्सीडेंट को, डिफरेंट चीज़ों को। देन लेटर ऑन उसको बाद में पहले तो उसको गवर्नमेंट ने फुली फंडेड बनाया, उसके बाद 1839 में उसको मर्ज कर दिया गया था मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस में। तो ये एक इन्वेंशन थी हेनरी फील्डिंग की जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव थी उस टाइम के लिए और जिसके लिए उसको आज भी याद किया जाता है। And now his contribution as a literary person. As I told you earlier that he is a British writer, a playwright, a journalist, a novelist, and he is considered one of the founder of English novels along with Samuel Richardson. Samuel Richardson के साथ इसका नाम आता है as a founder of English novel, and it is the Fielding who gave a definite form and proper shape to the English novel. इसीलिए उसने एक क्रिटिक लिखा सैम्यूल रिचर्डसन के ऊपर कि उसका नॉवल था ऑल्दो, बट उस जो डेफिनेट शेप थी, डेफिनेट फॉर्म थी नॉवल की, वो सबसे पहले हेनरी फील्डिंग ने ही इंट्रोड्यूस कराई. ही फॉर्मुलेटेड द थियरी ऑफ नॉवल राइटिंग एंड ही मेड invaluable contribution to the development of plot construction and the art of characterization. ठीक है, उसने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की कि उसका प्लॉट कैसा होना चाहिए. प्लॉट कंस्ट्रक्शन मीन्स कि प्लॉट ऐसा नहीं है कि आपकी स्टोरी अनबिलीवेबल हो, तो आपने प्लॉट को एक बेसिक ग्राउंड्स के ऊपर प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करनी होती है. सो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के ऊपर भी उसने सबसे पहले काम किया, इंट्रोड्यूस कराया कि आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन नॉवल की ऐसे होनी चाहिए. सो ही मेड द नॉवल एन इफेक्टिव वेपन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म. दैट इज़ वाई हेनरी फील्डिंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल. जो उसने ट्रेंड सेट किया नॉवेल्स का, उसके प्लॉट कंस्ट्रक्शन में, उसकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में, और उसके सोशल, उसके पॉलिटिकल सब्जेक्ट में, उसके सटायर में, उसकी हर एक चीज़ में उसने जो एक ट्रेंड सेट किया, उस ट्रेंड को आज भी फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से ही इज़ नोन एज ही इज़ फेमस फॉर द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल. Up till now we have discussed the biography of Henry Fielding and his works and his contribution in literature, but now I'm going to discuss the characteristics of his style. As you know that style is the dress of thought. So यहाँ पे style की कुछ उसकी unique characteristics हैं जिसको मैं one by one यहाँ पे discuss करूँगी. Now here I am going to discuss some of the main characteristics of his style. Henry Fielding is a master of his style and his style is easy and familiar. But his style is extremely vivid and vigorous. Easy और familiar इसलिए है कि उस style को हम
ईज़िली समझ सकते हैं, हम उससे फैमिलियर इस सेंस में है कि जो उसने अपने वर्क में उस सोसाइटी को पोर्ट्रे किया है, सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो एक यूनिवर्सल हैं. वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड देयर सोसाइटी, वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द करप्शन, वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द गुडनेस और द बैडनेस, जो भी आप उसको जिस तरह जो उसके बेसिक एलिमेंट है, यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड दैट. बट एक्सट्रीमली विविड एंड विगरस, कि उसका स्टाइल बहुत फोर्सफुल है, बहुत एक क्लियर इमेज देता है आपको स्टाइल उस सोसाइटी की, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल उस इमेज के साथ यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द हाइप ऑफ द थिंग्स, कि जिस चीज़ को उसने पोर्ट्रे किया तो उसने उसको कितने एक्सट्रीम वे में पोर्ट्रे किया कि आपको उसकी इंटेंसिटी का आइडिया हो जाए. एंड जो सबसे खूबसूरत बात है उसके स्टाइल की, दैट इज़ हिज अथॉरियल नैरेटिव वॉइस. वो आपको जो बताता है, यू कैन ईज़िली सी दैट मोमेंट थ्रू हिज राइटिंग. ठीक है, उसके वर्ड्स के साथ आपके इमेज क्रिएट होते हैं और आप उस तरह उसको फील करते हैं, उसको देख सकते हैं. लाइक हिज सेंटेंसेस आर ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड बाय द लॉजिक एंड द म्यूजिकल रिदम, कि आप उसकी सिर्फ उस लैंग्वेज को पढ़ते नहीं हैं, यू ऑल्सो इन्जॉय इट, आपको मज़ा आता है वो पढ़ने में. ठीक है, एंड हिज कमांड ऑफ लैंग्वेज इज़ रिमार्केबल. बट उसके साथ साथ अगेन द वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज स्टाइल इज़ सेटायर. उसने आयरनी यूज़ नहीं की. आयरनी जैसे आप चौसर की लैंग्वेज में देखेंगे, आयरनी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब ऑथर कुछ छुपाना चाहता है और एक हिडन वे में बताता है. ठीक है, कुछ छुपा के और कुछ बता के कि वो एक इशारा देता है कि एक चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है. तो बट सटायर में क्या होता है कि ऑथर जो है वो आपको क्लियरली डिपिक्ट करता है कि इस तरह से है. वो कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं करता, वो कोई भी चीज़ डिनाई नहीं करता. ठीक है, वो चीज़ों को एज इट इज़ पोर्ट्रे करता है. एंड दिस सटायर अबाउंड्स एवरीवेयर इन फील्डिंग्स वर्क. So these are the main characteristics, some of the main characteristics of his style. सब नहीं डिस्कस किए, जो main characteristics मुझे फील हुए कि आपके साथ शेयर करने चाहिए. So this is all about his style. Students, as I discussed earlier, that Henry Fielding is considered as one of the founder of English novel, and then I discussed again that he is considered as a father of modern English novel. तो ये उसका कंट्रीब्यूशन था. ठीक है, अभी हम उसके जो स्टाइल है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसके स्टाइल में जो एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है, दैट फील्डिंग इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रियलिस्टिक नॉवेल्स. अब रियलिज्म उसके नॉवल में उसका स्टाइल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, so he set up the theory of realism in literary creation. The exact observation and study of real life was the basis of his work. And he did not rely simply on his imaginations. He did not imitate the characters depicted in the work of earlier author. रियलिज़म मीन्स कि उसकी सोसाइटी में जो एक्सपोज हो रहा था, ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ वर्ड. उसने जो पिक्चर पोर्ट्रे की इन हिज वर्क इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी. वो आपको उस सोसाइटी का एक रियल रिफ्लेक्शन दिखाएगी. ठीक है, इसलिए दिस कैरेक्टरिस्टिक्स रियलिज्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द स्टाइल ऑफ हेनरी फील्डिंग. So in his novel, Fielding continued to expose and fight against social evils and his time. जितना काम उसने लिखा है उस काम में he is like a fighter. उसने चीज़ों को एक्सपोज किया है, उसने उन चीज़ों को बताया है कि इसकी इस्लाह कैसे की जाए. सो ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर इन हिज राइटिंग्स. ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स. और बीइंग अ मैजिस्ट्रेट उसने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ठीक करने की कोशिश की है. सो ही continued to expose and fight against social evils of his time through his writing. उसने अपनी वर्क के थ्रू लोगों को गाइड किया है, उनको अवेयर किया है उस टाइम के सोशल इवल से. सो लेटर ऑन
ही डिवोटेड टू हिज ड्यूटीज़ एज अ मैजिस्ट्रेट। तो उसने जो अपना वर्क था वो कंप्लीट करने के बाद उसने अपने आप को टोटली अपनी जॉब के लिए डिवोट कर दिया। He made a close and constant study of the real man and woman in the real life. उसकी जो वर्क है इट इज़ नॉट रियली सिंपली ऑन हिज इमेजिनेशंस। उसने जिस तरह लोगों को ऑब्ज़र्व किया उसने उसको उस तरह से पोर्ट्रे किया। और रियल मैन एंड वुमेन की जो स्टोरीज़ होती हैं वो एक इतनी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनको एवरीबडी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द कंक्लूजन, और वो उनकी गलतियों से खुद सीखते हैं और उनकी कामयाबियों से उनको फॉलो करते हैं। तो दे आर द रियल कैरेक्टर्स, दे आर द रियल हीरो ऑफ देयर लाइव्स। तो वो उसने उसको उस तरह से पोर्ट्रे किया एंड ही गेव अस अ जेन्युइन पिक्चर ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ हिज ओन एज। इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये भी है कि व्हेन you will study the text of the novel जोसेफ एंड्रयूज, तो उसमें आपको ये कंपैरिजन और ये कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। यू विल स्टडी अबाउट द मैन ऑफ दैट टाइम एंड यू विल स्टडी अबाउट द विमेन ऑफ दैट टाइम, कि किस तरह से एक मैनली माइंड था और वो किस तरह से अपने मॉरल्स को लेके, अपने एथिक्स को और इवल्स को किस तरह से अवॉइड करते थे। तो वुमेन किस तरह से और मैन किस तरह से, तो ये रियल लाइफ के ऊपर ये नॉवल भी है। दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग यू दिस स्लाइड कि आप एक कांस्टेंट स्टडी करेंगे उनकी लाइफ के ऊपर। बीइंग अ मैन उनका क्या कैरेक्टर है और बीइंग अ वुमेन वो किस तरह से उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया। स्टूडेंट्स, फील्डिंग का जो स्टाइल रहा है थ्रू आउट इसके वर्क्स में वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके स्टाइल में एक प्रीचिंग है, एक टीचिंग है जिसमें वो कुछ सिखाना चाहता है अपने रीडर्स को। सो हिज एम एज अ नॉवेलिस्ट वाज टू राइट कॉमिक एपिक इन प्रोज, ठीक है, क्योंकि वो रियलिटी के ज़्यादा करीब है। अगर उसको हम कहें कि वो बिल्कुल एक सीरियस वर्क है तो वो कभी भी आपको उतना ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेगा। एक उसकी ग्लूमीनेस से आप उतना सीख नहीं सकते जिस तरह से आप एक लाइवली चीज़ों को सीखते हैं। सो उसने अपने आप को एक कॉमिक एपिक इन प्रोज एज अ राइटर ऑफ कॉमिक एपिक इन प्रोज वहाँ पे ख़ुद को रिकग्नाइज्ड कराया। And he described himself as a great tattered bard. अब ये जो टर्म उसने खुद के लिए यूज़ किया ना, दैट इज़ अगेन अ रियलिस्टिक टर्म। उसने अपने आप को बहुत फ्लोरिश्ड, बहुत हाई फाई पर्सन नहीं कहा। टैटर्ड मीन अ पर्सन हु इज़ लाइक टॉर्मेंटेड मेंटली और फिज़िकली, जो लोगों के इवल्स बर्दाश्त कर करके बिखर जाते हैं और उनके जिस्म पे, उनकी रूह पे, उनके दिमाग पे वो असर छोड़ जाते हैं। एंड बार्ड इज़ द टर्म दैट इज़ यूज फॉर द पोइट, ठीक है। तो ऐसा पोइट जिसने उस सोसाइटी की इवलनेस को बर्दाश्त किया हो, उस ऐसा पोइट जिसने उस इवल को एक्सपीरियंस किया हो, दैट इज़ वाई ही called him as a great tattered bard. Okay, second point, the comic epic is designed to furnish instruction as well as entertainment. Means a comic epic prose है, उसका मकसद सिर्फ आपको entertain करना नहीं है बल्कि कुछ preach करना है, और उसका मकसद सिर्फ आपको teach करना नहीं है बल्कि आपको समझाना है in a very comic way, बहुत अच्छे अंदाज में, ताकि आप को वो चीज़ समझ भी आए और आप उससे इंटरटेन भी हों। सो फील्डिंग बिलीव्ड इन द एजुकेशनल फंक्शन ऑफ द नॉवल, कि अगर आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसमें एक आपका एजुकेशनल एस्पेक्ट, देयर मस्ट बी एन एजुकेशनल एस्पेक्ट इन एवरी वर्क, इन एवरी नॉवल। तो ये उसका स्टैंस था जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव था। उसने अपने वर्क को बहुत प्रोडक्टिव बनाया कि जब आप उसको स्टडी करें तो सिर्फ आप उसको एक एंटरटेनमेंट के लिए ना यूज़ करें बल्कि उसका कुछ ना कुछ मैसेज भी होना चाहिए। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज नॉवल इज़ टू प्रेजेंट अ फेथफुल पिक्चर ऑफ लाइफ वाइल साउंड टीचिंग इज़ वोवन इनटू देयर वेरी टेक्सचर।
Now, this is time to give you a weekly task, and your question is that you have to discuss the stylistic techniques of Henry Fielding. जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस की, इसके अलावा भी आप सर्च करें और इससे थोड़ी डिफरेंट बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। और आप इसको थॉरोली स्टडी करें, इसका कंट्रीब्यूशन और इसके स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। Okay, students, this is all about Henry Fielding's biography, his work, his contribution, and his stylistic techniques. So, in the next class, we will inshallah start with the text, with the story outline of Joseph Andrews. Allah Hafiz.